और अब बात कर लेते हैं स्वर के दूसरे प्रकार की, जो कि व्युत्पत्ति, बनावट, रचना या निर्माण के आधार पर विभाजित होता है। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं नंबर दूसरा पॉइंट, संरचना, बनावट, व्युत्पत्ति या निर्माण के आधार पर स्वर, के आधार पर स्वर, और इस आधार पर जो स्वर है उसके दो प्रकार है साहब। इस आधार पर स्वर के दो प्रकार हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं जी? एक होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संधि स्वर। ओके, अब यहां पे देखिएगा, ये जो मूल स्वर है ये ए ई उ री, ये वही वाला है जो पहले आपने पढ़ा था ह्रस्व या लघु। और जो संधि स्वर है उसमें आएगा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये इसमें आएगा। तो बेसिक कहानी ये है कि मूल स्वर और संधि स्वरों की जब बात करते हैं तो वहां पर जो विभाजन है वो इस प्रकार से होता है कि जो दो पार्ट हैं इसके, ए ई उ री, जो पहले वाला है वो मूल है, और जो आ ई उ ए ऐ ओ औ है वो क्या है? वो क्या है? संधि स्वर है। ओके, यस और नो? चलिए अब यहां पर ये देखना होगा, तो यहां पर ये देखना होगा कि ये मूल और विभाजित जो है कैसे हैं, मतलब संधि स्वर कैसे है। मिनिमाइज, बस इसको देखिए आप। अब इसको आप देखिए कि ए ई उ री, आ ई उ ए ऐ ओ औ, ए ई उ री में मूल स्वर है और संधि स्वर है आ ई उ। अब देखो, एक छोड़ के एक है, ए आ ई उ री, उसके बाद ए ऐ ओ औ। अब यहां पे ये मूल स्वर और संधि स्वर क्या होते हैं, इसकी कहानी सुनिएगा आप पहले। मूल स्वर क्या है? वे स्वर जिनका विभाजन संभव नहीं है, यानी जो टुकड़ों में नहीं टूटते, मूल स्वर कहलाते हैं। मूल स्वर कहलाते हैं। और इसमें मैंने आपको बताया चार आते हैं, ए, ई, उ और री। दूसरा होता है संधि स्वर। संधि स्वर की बात करें तो संधि स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनका निर्माण दो स्वरों से होता है, या तो आप ये कह सकते हैं, अर्थात जिन स्वरों का विभाजन करना संभव हो, जिन स्वरों का विभाजन करना संभव हो, उन्हें संधि स्वर कहा जाता है। ओके, ये कुल 7 हैं, 7। ये कुल 7 हैं। संधि स्वरों की जो संख्या है वो 7 होती है। कौन कौन से हैं साहब संधि स्वर? तो देखिए, संधि स्वर हैं ए, आ, ए उधर चला गया था मूल में, तो आ, ई,
ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। यहां पे सीखने वाली बात यह है कि ये जो आ है इसका निर्माण ए प्लस ए से हुआ है, ई का निर्माण ई प्लस ई से हुआ है, छोटा ई से। ऊ का निर्माण ऊ प्लस ऊ से हुआ है। ये ए प्लस ई से बना है, ये ए प्लस ऊ से बना है, ये आ प्लस ए से बना है और ये आ प्लस ओ से बना है। अब ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि ये जो चार हैं, ये चार, इन चारों का निर्माण असमान स्वरों से हुआ है। क्या समझे? ए ऐ ओ औ। मैं इसको थोड़ा सा अगले पेज पर लेके जाता हूं, ज़्यादा ठीक लगेगा, इसको मैं अगले पेज पर लेके जाता हूं। देखिए, संधि स्वर कितने हैं? 7। कौन कौन से सब? आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। निर्माण कैसे होगा देखिएगा। ये बनेगा ए प्लस ए से, ये बनेगा ई प्लस ई से, ये बनेगा ऊ प्लस ऊ से। तो ये जो होता है ना, इन तीनों का निर्माण समान स्वरों से होता है। ये समान स्वरों से बनते हैं, समान स्वरों से निर्माण होता है। ओके, अब इन पे आ जाते हैं। तो इनकी कहानी थोड़ी अलग है। इनकी कहानी क्या है? ये बनता है ए प्लस ई से, ये बनता है आ प्लस ए से, ये बनता है ए प्लस ऊ से, ये बनता है आ प्लस ओ से। तो जब दो स्वरों का निर्माण असमान स्वरों से होता है, असमान स्वरों से जब निर्माण होता है तो असमान स्वरों से जिसका निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं संध्यक्षर। संध्यक्षर। तो बताइए, संध्यक्षरों की संख्या कितनी है? संध्यक्षर टोटल कितने हैं साहब? संध्यक्षरों की संख्या है 4। तो आपसे कोई पूछ ले कि संध्यक्षर कितने होते हैं? संधि प्लस अक्षर, संध्यक्षर। तो संध्यक्षरों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं 4? संध्यक्षर हैं ए, ऐ, ओ और औ। जबकि जो संधि स्वर है वो कितने हैं टोटल? 7। ये सब आ जाएंगे। तो संधि स्वर 7 होते हैं, लिखा हुआ है संधि स्वर 7 होते हैं। ओके, संध्यक्षर 4 होते हैं। असमान स्वरों से बने उनको संध्यक्षर कहते हैं, जो समान स्वरों से बने वो संधि स्वरों में आते हैं। संध्यक्षर वगैरह कोई अलग से नाम उसका नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि जो स्वर हैं, वो किस तरह से बढ़ते हैं। संरचना, बनावट, व्युत्पत्ति, निर्माण के आधार पर स्वर 2 प्रकार के, मूल और संधि स्वर। मूल में 4 आते हैं, एक छोड़ के एक। संधि स्वर ये हो गए। समान स्वरों से जिनका निर्माण होता है वो ये हैं। चूंकि इन चारों का निर्माण असमान स्वर से होता है इसलिए इनको संध्यक्षर भी बोलते हैं, संयुक्त स्वर। ओके, चलिए अगली बात करते हैं, स्वरों का विभाजन। तीसरे प्रकार से कर लेते हैं। देखिएगा, नंबर 3 हेडिंग, जीवा स्थान के आधार पर स्वर। जीवा स्थान के आधार पर स्वर। ओके, जीवा स्थान के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के हैं। समझ गए? कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और जो 3 प्रकार के स्वर है जी,
इसको 3 प्रकार के स्वर है वो सुनिएगा कि एक मैं जीभ की आकृति बना देता हूं। ओके, ये लीजिए। जो आगे से बोलेगा वो कहलाएगा अग्रस्वर, जो जीभ के मध्य भाग से बुलाएगा वो कहलाएगा मध्य स्वर, और जो जीभ के पिछले भाग से अंतिम भाग से बोलेगा वो कहलाएगा पश्च स्वर। जीभ के मध्य से बोलता है ए, इसलिए ए को उदासीन स्वर भी कहते हैं क्योंकि ये बीच का है। जीभ के अगले भाग से ई और ए आई बोलते हैं, तो ई ए कहलाते अग्रस्वर। अब जो शेष बच गए कौन, आ, ए आ, ई उधर आ गया, तो अब यहां कौन बच गया, ऊ। इसके बाद में ए आई यहां गया, तो यहां कौन बच गया, ओ औ, और उसके अलावा री भी। बेसिकली क्या, री को बाद में जोड़ा गया था, इस पर विवाद भी चला, तो री का विभाजन बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो जीभ के अग्रभाग से बोलते हैं उन्हें कहते हैं अग्रस्वर। तो कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार। जो जीभ के अगले भाग से बोलते हैं कहलाते हैं अग्रस्वर, जो जीभ के मध्य भाग से बोलते हैं कहलाते हैं मध्य स्वर, जो जीभ के पश्च यानी अंतिम भाग से बोलते हैं वो कहलाते हैं पश्च स्वर। ओके, चलिए चौथी बात सुनिएगा। चौथा जो पॉइंट है वो ये कि मुखाकृति के आधार पर स्वर, मुखाकृति के आधार पर स्वर, और इस आधार पे जो स्वर है वो 4 प्रकार का है। कितने प्रकार का जी, 4 प्रकार का। कौन कौन सा, एक होता है संवृत्त स्वर, एक होता है अर्ध संवृत्त स्वर, एक होता है विवृत्त स्वर, एक होता है अर्ध विवृत्त स्वर। अर्ध विवृत्त स्वर। आप सोच रहे हैं गुरुजी ये क्या कहानी है। जिन स्वरों के उच्चारण करते समय मुख 1/4 खुलेगा, जिन स्वरों के उच्चारण करते समय मुख आधा खुलेगा, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरा खुलेगा, पूरा का मतलब 100%, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख 3/4 खुलेगा। मुख कितना खुल रहा है उसके आधार पर इनका वर्गीकरण है। आप ये भी कह सकते हैं कि मुख 1/4 खुलेगा, इसका मतलब 3/4 भाग बंद है मुख का। आधा मुख खुलेगा, इसका मतलब आधा भाग मुख का बंद है। मुख पूरा खुलेगा, इसका मतलब बंद कुछ है ही नहीं, पूरा खुल गया है। मुख 3/4 खुलेगा, इसका मतलब 1/4 भाग बंद है। ओके, अब सुनिएगा जो संवृत्त स्वर हैं, कौन से स्वर, संवृत्त स्वर, वो हैं ई, ऊ और ऊ। जब आप बोलेंगे तो ई ऊ को बोल के देखेंगे तो ई ऊ, मुंह जो है ना वो 1/4 ही खुल रहा है, थोड़ा सा ही खुल रहा है, इसलिए ये संवृत्त है। जहां पे मुंह आधा खुल जाएगा, ए और ओ, यहां पे मुंह आधा खुल जाएगा, ए ओ, ये कहलाएगा अर्ध संवृत्त। जहां पे मुंह पूरा खुल जाएगा, आ, जैसे बोला आ, भगवान कृष्ण ने मां यशोदा को कहा कि मैंने मक्खन नहीं खाया, मां ने कहा दिखा, मक्खन नहीं खाया तो मिट्टी खाई, मुंह दिखा, और जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि कर, आकर, और आ किया, पूरा मुंह खोला, ब्रह्मांड दिख गया। तो यहां पर विवृत्त स्वर क्या है, आ, पूरा मुंह खुल जाता है। शेष कौन बच गए, ए, आई, औ और री।
ये चारों अर्ध विव्रत में आएंगे। तो आपके समझ में आया, जहां पे मुख का 1/4 भाग खुलता है वो कहलाता है समृत स्वर, जहां पे मुख आधा खुल जाता है वो कहलाता है अर्ध समृत स्वर, जहां पे मुख पूरा खुल जाता है वो कहलाता है विव्रत स्वर। विव्रत मतलब फुल, और अर्ध विव्रत में मुख 3/4 खुल जाता है, 1/4 भाग मुख का बंद रहता है। ओके, ये हो गया मुखाकृति के आधार पर स्वर। अगला देखिएगा 5वां प्रकार स्वरों को बांटने का। जो 5वां विभाजन है वो है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर मतलब होठों की आकृति कैसी बन रही है, बोलते समय होठों की आकृति बन कैसी रही है, इस आधार पे जो स्वर होते हैं वो कुल साहब 2 प्रकार के हैं। एक होते हैं वृत्ताकार स्वर, दूसरे होते हैं अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार स्वर अगर बोलते समय मुख में जो होठ हैं, अगर होठ बोलते समय गोल हो जाएं, होठ है ना, वृत्त की आकृति बनाएंगे, वक्रति आकृति में बनाएंगे, तो वो कहलाएगा वृत्ताकार। और होठ जो है तिरछे चपटे हो जाएं या वृत्ताकार नहीं होते हैं तो वो कहलाता है अवृत्ताकार। अब यहां पे देखिए उ ऊ ओ औ, ये जब आप बोलोगे ना तो होठ आपको गोल दिखाई देंगे। उ ऊ ओ औ, यहां पे आपको गोल होठ दिखाई देंगे। और अवृत्ताकार में इसके अलावा जो भी बच गया, जैसे ए आ ई उ उधर आ गया, ए ऐ ओ उधर आ गया, री, तो ये सब इधर आते हैं। अब कुछ विद्वान क्या करते हैं कि इस ए को अलग से बीच का स्वर बताते हैं, इसे उदासीन स्वर बताते हैं कि भैया ये उदासीन है, ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं। बेसिकली 2 ही प्रकार का है, क्या, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। आपसे कोई पूछे तो आपको यही बताना है कि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। पर कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि ए को उदासीन के रूप में माना जा सकता है। एक बात और यहां पे बता देता हूं, जब आप ऊ का उच्चारण करेंगे तो पूर्ण वृत्त बनेगा, पूरा गोल बनेगा, और जब इनका उच्चारण करेंगे इन दोनों का तो यहां पे आपको पूर्ण वृत्त नहीं बनेगा। जब इन दोनों का आप उच्चारण करेंगे ना तो आपको पूर्ण वृत्त नहीं बनेगा। यहां पे वृत्त तो बनेगा पर थोड़ा सा अल्प वृत्त बनता है, मतलब पूर्ण वृत्त नहीं बनता। ये याद रखना, पूर्ण वृत्त नहीं बनेगा, ये अल्प वृत्त रहता है, अल्प वृत्त, पूर्ण वृत्त नहीं है, पर है तो वृत्ति। तो वृत्ताकार जहां फुल है वो ऊ है, और ओ पे भी थोड़ा सा कम है, लेकिन है वृत्ति ही। तो ओष्ठाकृति के आधार पर जो स्वर है वो कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक वृत्ताकार एक अवृत्ताकार। वृत्ताकार में होठों की आकृति बोलने समय गोल हो जाएगी, वृत्ताकार हो जाएंगे, ऐसे होठ जो है ना ऐसे बोलते समय गोल से हो जाते हैं, और अवृत्ताकार में वो होठ चपटे ही रहते हैं, गोल नहीं होते। ठीक है, तो ये तरीका हुआ 5वां। स्वरों का जो विभाजन है उसका अंतिम प्रकार देखिएगा, नंबर 6, नंबर 6 पॉइंट, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। और आप सुनिएगा, उच्चारण स्थान में आपने पहले उच्चारण मात्रा के आधार पर पढ़ा था, पहला पॉइंट। अब उच्चारण स्थान के आधार पर हम पढ़ रहे हैं, और उच्चारण स्थान के आधार पर जो स्वर है उसके 2 प्रकार हैं।
कौन कौन से? एक होता है अननुनासिक, इसको निरनुनासिक भी बोलते हैं। अच्छा, इसका नाम अननुनासिक क्यों है? क्योंकि ये अन प्लस अनुनासिक है, अनुनासिक नहीं है। यहां पे क्या है? निर प्लस अनुनासिक, यानी अनुनासिक नहीं है, बात एक ही है। और दूसरा वाला अपने आप ही पता चल रहा है आपको, जो दूसरा वाला होगा वो कौन सा होगा? अनुनासिक होगा। तो दूसरा होता है अनुनासिक। अनुनासिक जो होते हैं इनका उच्चारण नाक और मुंह, जो इनका उच्चारण है वो नाक और मुंह दोनों की मदद से किया जाता है। नाक और मुंह दोनों से किया जाता है, यानी एक साथ किया जाता है। नाक भी मदद करती है और मुंह भी। केवल नाक मदद करती है वो अनुस्वार कहलाता है। जो अनुस्वार होता है ना, पंचम वर्ण, पांचवा, वो केवल नाक से बोलता है, वो केवल नाक से बोलता है, केवल नाक से। लेकिन वो बात एक अलग है, वो अलग कहानी, उसको छोड़िएगा। वर्तमान की बात यह कि अनुनासिक कौन सा होता है साहब? फिर ये तो अनुस्वार तो आपने अलग कर दिया। तो अनुनासिक होता है चंद्र बिंदु। जो चंद्र बिंदु होता है वो अनुनासिक होता है। ओके। और ये जो अनुनासिक है चंद्र बिंदु, इसका प्रयोग हम खूब करते हैं। जैसे आपने लिखा आंचल, गांव, हंसी, ऐसे उदाहरण तमाम हैं दुनिया भर के। तो इन सब में हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। नाक और मुंह दोनों की मदद से बोले जाते हैं। अब जो अनुनासिक है, इसके 6 प्रकार हैं। इसके 6 प्रकार हैं, 6 प्रकार। कौन कौन से हैं सुनिएगा। कंठ, तालु, कंठ से बोलता है वो कंठ्य, जो तालु से बोलता है वो तालव्य, जो मूर्धा मुख की छत से बोलता है वो कहलाता है मूर्धन्य, जो जैसे कंठ है, तालु है, तो कंठ और तालब के बाद दूसरा नंबर का जो तीसरा नंबर का जो आता है वो होता है ओष्ठ। चौथा होता है मूर्धन्य। उसके बाद में कंठ तालु, कंठ तालव्य बोलते हैं। और छठवां होता है कंठोष्ठ। ओके। जिसका उच्चारण कंठ की मदद से होगा वो कंठ कहलाएगा, जिसका उच्चारण तालु की मदद से होगा वो तालव्य कहलाएगा, जिसका उच्चारण होठों की मदद से होगा वो ओष्ठ कहलाएगा, जिसका उच्चारण मुख की छत यानी मूर्धा की मदद से होगा मूर्धन्य कहलाएगा ऊपरी पार्ट से, जिसका उच्चारण कंठ और तालु दोनों की मदद से होगा वो कंठ तालव्य कहलाएगा, और जिसका उच्चारण कंठ और होठ दोनों की मदद से होगा वो कंठोष्ठ कहलाएगा। ये 6 प्रकार मैं आपको अगली स्लाइड में बता देता हूं कि अनुनासिक या निरनुनासिक जो स्वर होते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर कौन कौन से हैं। देखिए, एक है कंठ। उच्चारण कहां से होता है? उच्चारण कंठ की मदद से। अच्छा, बतौर उदाहरण हम देखें तो 2 होते हैं, ए और आ। संस्कृत में जो सूत्र है वो अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे भी आएगा कि जो है हम अगर देखेंगे तो पता लगेगा कि कंठ तालु जो होता है वो जो होता है कंठ वाला, वो कंठ की मदद से उसका उच्चारण होता है। कंठ की मदद से उच्चारण होता है वो क्या कहलाता है? कंठ कहलाता है। ठीक है, ए आ। दूसरा तालव्य। तालव्य क्या होता है?
उच्चारण तालु की मदद से, जो तालु की मदद से उच्चारण होता है उसको तालब भी कहते हैं। इसमें ई और ई आता है। इसके अलावा नंबर 3, जो ओष्ठ है, ओष्ठ, ओष्ठ कौन से होते हैं? जिसका उच्चारण होठों की मदद से होता है वो ओष्ठ कहलाते हैं। होठों की मदद से, और वहां पर ऊ और ऊ को गिना जाता है। ये जो संस्कृत सूत्र आपने पढ़े होंगे ना, अकु विसर्जनाम कंठा, इचु यशनाम तालु, उपधुमानियानाम ओष्ठा, वही कहानी है। नंबर 4, मूर्धन्य, जो मूर्धा से उच्चारण होता है, उच्चारण मूर्धा, मूर्धा का मतलब मुख की छत से, और इसमें एक ही आता है कौन? री। इसमें एक ही आता है री टूषाणाम मूर्धा। तो 4 हो गया, ए आ ई उ री। अपन चल रहे हैं क्रम से, ए आ ई उ री। अब कौन बच गया? ए आई और ओ बच गया। 4 हमारे पास हो चुके हैं। ओके, 5वां देखिएगा। 5वां है कंठ तालव्य, और छठा है कंठोष्ठ। कंठ तालव्य कौन है? उच्चारण कंठ व तालु की मदद से। ओके, और इसका ए और आई उदाहरण हो जाएगा। और जो लास्ट है इसका उच्चारण कंठ व होठ यानी ओष्ठ, टेक्निकल लिख देता हूं, ओष्ठों की मदद से। ओष्ठ मतलब, ओष्ठ का मतलब होठ, तो वो कहलाता है कंठोष्ठ, और उसमें आता है ओ और औ। तो कुल मिलाकर के कंठ और तालु की मदद से जो बोलता है वो क्या कहलाता है? कंठ तालव्य। कंठ और होठ की मदद से बोलता है वो क्या कहलाता है? कंठोष्ठ। और उससे पहले कंठ से बोला वो कंठ, तालु से बोला तालव्य, ओष्ठ से बोला होष्ठ, और मूर्धा से बोला तो मूर्धन्य। तो ये निरनुनासिक सारे के सारे 6 हो गए हैं। और जो अनुनासिक थे वो अनुस्वार का प्रयोग होता है, चंद्र बिंदु उसमें आता है। स्वरों के उच्चारण के हमने सभी 6 प्रकार देख लिए। आगे की कहानी सुनिएगा आप। आगे की जो कहानी है वो ये है कि अन्य आधार पर स्वर भी बांटे जाते हैं, अन्य प्रकार भी होते हैं। कैसे? जैसे एक शब्दावली है जपित स्वर। क्या? जपित स्वर। तो जपित स्वर कौन से होते हैं? मुख 1/4 से भी कम खुलता है। 1/4 तक तो समृद्ध है, 1/4 पे तो समृद्ध है, उससे भी कम खुलेगा। अब इसका कोई उदाहरण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जपित है, जपने में काम आता है। राम नाम जपना या कोई काना फूसी करना, जैसे आपको कुछ बोलना हो, आप दूसरे को, आप जैसे अभी आप मान लो ऐसे बोलो कि ई, तो क्या है? दूसरा कहेगा तो समृद्ध है। लेकिन आप उस ई को उसके कान में धीरे से बोलो तो बहुत कम मुंह खोल रहे हो, तो वो जपित स्वर कहलाएगा। वही ई जपित कहलाएगा, वो ऊ भी जपित कहलाएगा, है ना, जहां पे बहुत धीरे से बोलते हैं। जपित स्वर राम नाम जपने में, माला जपने में काम आता है, काना फूसी में काम आता है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कुछ लोग चल स्वर और अचल स्वर की बात करते हैं, चल व अचल स्वर। कुछ लोग इसके अलावा दृढ़, शिथिल और मध्य स्वर की बात करते हैं, दृढ़, शिथिल और मध्यस्थ स्वर की बात करते हैं।
बेसिकली क्या है कि ये सब एक रिसर्च का विषय है, एक कुछ लोगों की मान्यता का विषय है, सर्वमान्य विषय है नहीं। एग्जाम की दृष्टि से ये पूछा नहीं जाता, क्या बिल्कुल नहीं पूछा जाता। चल स्वर में जैसे आई और औ आता है, ये चल स्वर होता है। शेष सब अचल आते हैं। अब ये कोई पूछेगा नहीं आपसे कि आई और औ जो है चल होता है या शेष सब अचल होते हैं, कोई ऐसे पूछेगा नहीं आपसे। तो ये जैसे दृढ़ में ई उ, ए ई उ, ए ओ, ये ऐसे मध्य स्वर, शिथिल स्वर, दृढ़ स्वर ऐसे आते हैं। पर ये सब पूछा नहीं जाता, अन्य प्रकार खास नहीं है, मैंने आपको नॉलेज देने के लिए ऐसे समझा दिया है। तो कुल मिलाकर के जो स्वर हैं वो 7 प्रकार से विभाजित किए गए। उच्चारण मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के थे। एक पहला प्रकार था दीर्घ लघु, पहला था लघु या ह्रस्व, दूसरा था दीर्घ गुरु और तीसरा था प्लुत। तो दीर्घ गुरु प्लुत या लघु गुरु प्लुत, ये तो उच्चारण काल था। दूसरा जो बनावट के आधार पे था वो 2 प्रकार का था, मूल और संधि। मूल में ए ई उरी आता था, शेष सब संधि स्वर थे। उसमें जो ए आई ओ औ है वो संधि अक्षर है, क्योंकि उनका निर्माण 2 अलग स्वरों से होता है, असमान स्वरों से होता है, समान नहीं आते। उसमें तो समान स्वर आते हैं, ए ई ऐसे समान आते हैं, तो समान स्वर आते हैं वो संधि स्वर है। लेकिन उसमें भी जो असमान आए वो संधि अक्षर है। जीवा स्थान के आधार पर मैंने आपको स्वर बताए, तो जीवा स्थान के आधार पर जो स्वर थे वो आपको मालूम है कितने 3 प्रकार के थे। अग्र स्वर, आगे से बोलते हैं जीभ के अग्र भाग से, जीभ के मध्य भाग से बोलता है मध्य स्वर, और जीभ के पश्च भाग से बोलते हैं वो पश्च स्वर। इसके बाद में ये मुखाकृति के आधार पे थे। जहाँ मुख 1/4 खुलता है वो समृत है, ई उ। जहाँ आधा खुलता है वो अर्धसमृत है, ए ओ। जहाँ मुख पूरा खुल जाता है वो आ विवृत है, और जहाँ मुख 3/4 खुल जाता है वो अर्ध विवृत है। ए आई औ री इसमें आते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पे 2 प्रकार के थे, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। जिनको बोलते समय दोनों होठ गोल हो जाए वो वृत्ताकार है, उ ऊ औ, और नहीं हो वो अवृत्ताकार है। ठीक है। और लास्ट है उच्चारण स्थान के आधार पे 2 प्रकार के थे, अनुनासिक और अननुनासिक। अनुनासिक में ये आ गया था आपके चंद्रबिंदु वाले, क्या चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु, ये आधा चंद्रमा और उसके ऊपर ये बिंदु, चंद्रबिंदु, याद रखना। अनुस्वार अलग होता है, 5वां वर्ण होता है, जैसे ण ये ण ने में, वो अलग होता है, उसको आगे बताएंगे आपको व्यंजनों में। अननुनासिक 6 प्रकार का था। जो कर्ण से बोलता है वो कंठ, ए आ। जो तालु से बोलता है वो तालव्य, ई। जो होठों से बोलता है वो ओष्ठ, उ। जो मूर्धा से बोलता है मूर्धन्य, री। जो कंठ तालव्य है वो कंठ और तालु से बोलते हैं, ए आई। और जो कंठोष्ठ है वो कंठ और ओठ से बोलते हैं, ओ औ। इसके अलावा अन्य प्रकार के रूप में मैंने ये आपको बताया कि जपित स्वर होते हैं जिसमें बहुत कम मुंह खुलता है, 1/4 से भी कम खुले। भाई 1/4 है तो समृत है, पर 1/4 से भी कम खुल गया, कोई कहते 1/8 खुला, अब तो वो जपित कहलाता है ना। जो चलते हुए बोले जाते हैं स्वर जल्दी में वो चल स्वर कहलाते, आई औ को गिनते हैं लोग। और ये दृढ़ जो है वो स्थिर रहता है वो दृढ़ स्वर, जो थोड़ा शिथिल पड़ जाता है वो आराम से बोल जाता है वो शिथिल, और जो दोनों के बीच का है वो मध्यस्थ। ऐसा भी कुछ विद्वान मानते हैं। तो ये था स्वरों का विभाजन। हमने वर्णों में सबसे पहले स्वरों के विभाजन को पढ़ा है। अब इसके बाद हम जो है अगली स्लाइड में व्यंजनों का विभाजन पढ़ेंगे, और उसके बाद में फिर अयोगवा यानी विसर्ग, उनके बारे में बात करेंगे। फिर जो आगत और ग्रहित ध्वनियाँ हैं, जो दत्तक है, एडॉप्टेड नुक्ता वगैरह, अ वगैरह जो अंग्रेजी से आए हैं, फारसी से नुक्ता वगैरह आए, उस सब की बात करेंगे, और इस तरह इस टॉपिक को आगे तक लेके चलेंगे। तो चलिए अभी ये टॉपिक यहाँ पर पूरा होता है स्वर का विभाजन का। अब आगे इसमें हम आगे पढ़ेंगे, वर्णों में ही अभी चल रहा है, व्यंजनों का विभाजन क्या होता है, व्यंजनों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, इस सब की बात अब आपसे कर लेते हैं।